गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हम लोगों ने सेक्शन 192, 193, 194 ए, 194 बी एंड बी पढ़े थे, 4 सेक्शन। आज हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन 194 सी। बहुत खास सेक्शन है, बहुत खास सेक्शन है, मोस्ट आईएमपी है। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर इज इंक्लूडेड इन दिस पॉइंट। परफेक्ट है। इसमें पहला पॉइंट आता है पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर इंक्लूडिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो, इंक्लूडिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो। चल, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर किसी स्पेसिफाइड पर्सन ने, स्पेसिफाइड पर्सन मतलब कौन, जिनकी ऑडिट होती हो, अगर किसी स्पेसिफाइड पर्सन ने किसी रेसिडेंट को पेमेंट करा हो, किसी रेसिडेंट को पेमेंट करा हो, और अगर सिंगल पेमेंट की बात करूं तो 1 लाख साल भर में, सिंगल पेमेंट फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 30,000 का करा हो, या ओवरऑल एग्रीगेट पेमेंट मोर देन 1 लाख करा हो। अगर किसी स्पेसिफाइड पर्सन ने किसी रेसिडेंट को वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्टर के तहत या सब कॉन्ट्रैक्ट के तहत अगर पेमेंट, सिंगल पेमेंट 30,000 से ऊपर करा है या साल भर में कुल मिलाकर 1 लाख से ऊपर किया है, तो हम जिसको पेमेंट कर रहे हैं, अगर पेई मतलब रिसीवर अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ है, इंडिविजुअल और एचयूएफ है, तो उस पर 1% टैक्स की रेट, टीडीएस की रेट होगी। कोविड डेट पर 14/5/2020 से 31/3/2021 तक उसकी डेट होगी 0.75%। और अगर अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ है, अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ है, तो 2% होगी, 1.5% एक उस पर। मतलब अगर हमने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करा है और हमने जिसको पेमेंट करा है कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट के तहत, साल भर में कुल मिलाकर अगर 1 लाख से ऊपर का पेमेंट करा है या सिंगल पेमेंट 30,000 से ऊपर का करा है, और रिसीवर अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ है, तो हम उसका 1% टीडीएस काटेंगे। और अगर रिसीवर इंडिविजुअल और एचयूएफ के अलावा कोई है, तो हम उसका 2% टीडीएस काटेंगे। सीधी सी बात है, रिसीवर कौन है, इंडिविजुअल और एचयूएफ है, और कॉन्ट्रैक्ट के तहत हमने उसको एक निश्चित लिमिट से ऊपर पेमेंट करा है, तो हम उसका 1% टीडीएस काटेंगे इंडिविजुअल और एचयूएफ में। और अगर वो अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 2% काटेंगे। अगर कोविड डेट 14/5/2020 से 31/3/2021 के बीच में पेमेंट करा है, तो हम उसका 25% रिड्यूस करके 2 का 25% 0.5 कम करके 1.5 काटेंगे। 1 का 0.5%, 1 का 25% कम करके 0.75% काटेंगे। अब बात यह कि टीडीएस काटता कौन है और कब काटते हैं। तो टीडीएस काटता जो है वो स्पेसिफाइड पर्सन काटेगा। स्पेसिफाइड पर्सन कौन, स्पेसिफाइड पर्सन कौन, ये स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन सेक्शन 194 ए में भी सिखाई थी, वही कॉपी पेस्ट कर दो। 194 सी, 194 जे, 194 एच
सब में ये लगेगी। जहां पे भी स्पेसिफाइड पर्सन मतलब पेमेंट देने वाला, मतलब पेमेंट देने वाला मतलब सोर्स, मतलब सोर्स उसकी इंडिविजुअल और एचयूएफ है, अगर देने वाला व्यक्ति इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो उसकी ऑडिट होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए कंपलसरी बिफोर प्रीवियस ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर के पहले वाले साल में। अगर आपका प्रीवियस ईयर 20-21 है तो ऑडिट होना चाहिए आपकी 19-20 में। अगर आपका प्रीवियस ईयर 21-22 है तो ऑडिट होना चाहिए 20-21 में। तो अभी अगर जो बच्चे नवंबर अटेम्प्ट देते हैं नवंबर 2021, तो उनके लिए असेसमेंट ईयर 21-22, तो प्रीवियस ईयर 20-21, तो ऑडिट 19-20 में। जो मई 2022 में अटेम्प्ट देंगे, नवंबर 2022 में अटेम्प्ट देंगे, उनके लिए असेसमेंट ईयर 22-23, तो प्रीवियस ईयर 21-22, तो प्रीवियस ईयर 20-21। तो जो प्रीवियस ईयर चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, उसके पिछले साल में ऑडिट होनी चाहिए। ऑडिट इनकी तब होती है जब इनका बिजनेस की दशा में टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर हो, मोर देन 1 करोड़ से ऊपर हो, और प्रोफेशन की दशा में उनकी रिसिप्ट 50 लाख से ऊपर, तो इनकी ऑडिट हो सकती है, तो इनकी ऑडिट होती है। तो इनको टीडीएस काटना है। मतलब अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ जिसकी ऑडिट नहीं होती है उसने अगर पेमेंट लिमिट से ऊपर भी कराए तो भी टीडीएस नहीं काटेगा। और अदर असेसी मतलब अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ, अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, वो ऑलवेज मतलब उनको ऑलवेज टीडीएस काटेंगे, उनके ऊपर ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं जहां भी स्पेसिफाइड पर्सन बोलूं तो वहाँ इंडिविजुअल और एचयूएफ की 19-20 में ऑडिट होनी चाहिए अगर प्रीवियस ईयर 20-21 है तो, और प्रीवियस ईयर 21-22 है तो 20-21 में ऑडिट होनी चाहिए। अच्छा, कोविड डेट का लफड़ा भी प्रीवियस ईयर 20-21 में लग रहा है, 21-22 में कोई लफड़ा नहीं है। तो ये असेसमेंट ईयर 21-22, प्रीवियस ईयर 20-21 में कोविड डेट का लफड़ा है। असेसमेंट ईयर 22-23, प्रीवियस ईयर 21-22 में कोई लफड़ा नहीं है, आएगा अगले मई 2022 के बच्चों के लिए। नवंबर 2022 के बच्चों के लिए कोविड डेट का लफड़ा नहीं है, सिर्फ नवंबर 2021 के बच्चों के लिए कोविड डेट का लफड़ा है। अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ मतलब पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई कंपनी, इनको ऑलवेज टीडीएस काटना पड़ेगा। अब बात होती है, हम एक एक करके बात करें, 3 डेफिनेशन समझना है। पेमेंट करने वाला व्यक्ति सोर्स स्पेसिफाइड व्यक्ति होना चाहिए, इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो उसकी ऑडिट होनी चाहिए, अदर देन इंडिविजुअल है ऑलवेज टीडीएस काटेगा। दूसरी बात, पेमेंट किस नेचर का हो, कॉन्ट्रैक्टर का नेचर का हो, कॉन्ट्रैक्ट के नेचर का हो, या सब कॉन्ट्रैक्ट का नेचर का हो, या वर्क कॉन्ट्रैक्ट का नेचर का हो, तो टीडीएस काटना है। तीसरी बात, लिमिट क्या है। लिमिट ये कि अगर हमने सिंगल पेमेंट 30,000 से ऊपर करा है, एक पेमेंट 30,000 से ऊपर करा है तो हम टीडीएस काटेंगे, या अगर सब पेमेंट 30,000 से कम के हैं पर ओवरऑल 1 लाख से ऊपर चला गया तो भी टीडीएस काटेंगे। सिंगल पेमेंट 30 से ऊपर चला गया तो टीडीएस काटना है। अगर सारे पेमेंट कोई भी पेमेंट 30 से ऊपर का नहीं है पर सब मिला के कोई 20, कोई 25, कोई 15, कोई 10, कोई 12, कोई 17, कोई 18, कोई 20, ऐसे मिला के 1 लाख से ऊपर चले गए तो भी टीडीएस काटना है। पर अगर कोई भी पेमेंट 30 से ऊपर का नहीं हो, टोटल भी 1 लाख से कम का है, मान लो 3 पेमेंट करे साल में 25, टीडीएस नहीं काटना है। टीडीएस काटना किसका है, जिसको पेमेंट करते हैं उसका। जिसको पेमेंट कर रहे हैं जो रिसीवर है, पेई मतलब रिसीवर, वो पेई अगर रिसीवर अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो उस पर 1% पेमेंट का टीडीएस काटेंगे। अगर कोविड डेट है 14/5/2020 से 31/3/2021 के बीच में तो 25% रिड्यूस करके 0.75। अगर हम जिसको पेमेंट कर रहे हैं वो इंडिविजुअल और एचयूएफ के अलावा है तो 2% और कोविड डेट पे 1.5%। जिसको पेमेंट कर रहे हैं वो रेसिडेंट होना चाहिए, राइट, और जो पेमेंट कर रहा है वो स्पेसिफाइड होना चाहिए। अब तीसरी डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तीसरी डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में इसमें आप इस तरीके से समझें कि जो दो व्यक्तियों के बीच में एक अनुबंध हुआ हो कि हम तेरा ये काम करेंगे, तेरा ये काम करने का कॉन्ट्रैक्ट हमने ले लिया, उसे हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कॉन्ट्रैक्ट भी आता है, सब कॉन्ट्रैक्ट भी आएगा और एक नया अमेंडमेंट इंक्लूडिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट भी आएगा, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट भी आएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा में क्या क्या आते हैं। पहली बात, कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा में इसमें आता है सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट करा हो, एडवर्टीजमेंट एजेंसीज के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट करा हो, हमने न्यूज़पेपर वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा हो कि हम तुम्हें इतने ऐड देंगे, ब्रॉडकास्टिंग के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट करा हो, ब्रॉडकास्टिंग कि हम आपका इतना ब्रॉडकास्टिंग के साथ इतना टाइप कर रहे हैं, कैटरिंग वालों के साथ ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, कैटरिंग वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, ट्रांसपोर्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, ट्रांसपोर्टर फॉर गुड्स कैरिंग, बट इसमें अदर देन रेलवे आएगा, रेलवे वालों का टीडीएस नहीं कटता है, अदर देन रेलवे, और जो नॉर्मल गुड्स कैरिंग जो आते हैं उनके साथ आते हैं। और एक पांचवा इसमें छठा और आता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, जो समझाऊंगा। इन लोगों के साथ आपने कोई टाइप करा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करा है कि आप हमारा काम करोगे, हम आपको काम देंगे, आप हमारा काम करने के लिए अनुबंधित हो, हम आपको ही काम देंगे और हम आपको पेमेंट जो कर रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के तहत पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ जो पेमेंट कर रहा है वो रिसीवर का पेमेंट करते समय टैक्स काटेगा। अब इसमें मैं एक एक करके बातचीत करूं कि इसमें ट्रांसपोर्टर के लिए मेरे को थोड़ा सा डेप्थ में बताना है कि ट्रांसपोर्टर के लिए एक एक्सेप्शंस दिया हुआ है कि कब ट्रांसपोर्टर का टीडीएस नहीं काटेंगे। अगर जो ट्रांसपोर्टर है, अगर वो ट्रांसपोर्टर है उसके पास 10 से ज़्यादा गाड़ी नहीं है, ट्रांसपोर्टर शुड नॉट ओन मोर देन 10 व्हीकल। 10 से ज़्यादा गाड़ी नहीं है उसके पास, और ट्रांसपोर्टर गुड्स कैरिंग व्हीकल होना चाहिए, गुड्स कैरिंग होना चाहिए, मतलब पैसेंजर कैरिंग पे रूल नहीं लगेगा। वो ट्रक प्लाइंग, गुड्स कैरिंग का प्लाइंग करता हो, मतलब यहाँ पे चलाता हो, हायरिंग करता हो या लीज पे लेता हो, मतलब आपने अपना ट्रांसपोर्ट का काम खुद चला रहे हो, लीज पे कर रहे हो, किराए पे ले रहे हो, मतलब सीधी सी बात है ट्रांसपोर्टर नाम आना चाहिए, गुड्स के रिलेटेड होना चाहिए, पैसेंजर बस इसमें कवर्ड नहीं होगी। तीसरी बात, ट्रांसपोर्टर ने अपना पेन नंबर दे दिया हो, ट्रांसपोर्टर शुड सबमिट पेन नंबर। यदि ये तीनों कंडीशन है तो हम ट्रांसपोर्टर का टीडीएस नहीं काटेंगे। देन डू नॉट डिडक्ट टीडीएस। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि बहुत सारे क्लाइंट का फोन आता है, सब हमारे एक ट्रांसपोर्टर फिक्स है, हम उस ट्रांसपोर्टर के थ्रू ही माल मंगाते हैं, हमारी गाड़ी वाला फिक्स है, हम उस गाड़ी वाले को साल में करीबन 10 लाख का पेमेंट करते हैं, उसका टीडीएस काटना है कि नहीं, 194C में कॉन्ट्रैक्टर है वो हमारा। मैंने कहा साहब उस गाड़ी वाला जो जिसकी गाड़ी लगती है, क्या वो गुड्स कैरिंग व्हीकल का काम करता है? हाँ। उस गाड़ी वाले के पास कितनी गाड़ियां हैं? 10 से कम गाड़ी है, डिक्लेरेशन ले लो उससे कि 10 से ज़्यादा गाड़ी का मालिक नहीं है, और जिसकी गाड़ी है उसका पेन नंबर ले लो मालिक का, तो आप उसका टीडीएस मत काटो। पर अगर उस ट्रांसपोर्टर की 10 से ज़्यादा गाड़ी है या वो पेन नंबर नहीं देता है या वो गुड्स कैरिंग व्हीकल नहीं है तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। तो ट्रांसपोर्टरों की दशा में ये एग्जम्पशन है
कि इफ यू आर गिविंग द पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर टू द ट्रांसपोर्टर more than 30,000 single payment or aggregate more than 1 lakh rupees, although the transporter should not have more than 10 vehicle and they submit their PAN number, then please do not deduct the TDS on that transporter because transporter are exempted, specifically exempted from the TDS if they have not more than 10 vehicle owner. तो दोस्त डेप्थ में कॉन्ट्रैक्टर की परिभाषा में यह आता है कि अगर ट्रांसपोर्टर को पेमेंट कराए और जिसकी गाड़ी है उसके पास 10 से ज़्यादा गाड़ी नहीं है, पैन नंबर सबमिट करता है, तो कृपया आप उसका टीडीएस बिना काटे उसको पेमेंट कर देवें। बस उसके डिक्लेरेशन, उसके पेन की कॉपी, उससे एक डिक्लेरेशन कि उसके पास 10 से ज़्यादा गाड़ी नहीं है, वो ले लेवें। अब दोस्त तीसरा इसमें जो बड़ा भारी अमेंडमेंट हुआ है वो हुआ है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में। पहले क्या होता था वो मैं समझाता हूं, और अब अमेंडमेंट क्या था। पहले ओल्ड, अगर सपोज करो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि हमने किसी को कोई अपना सामान बनाने के लिए दिया और मटेरियल भी हमने दिया। मान लो एक काइनेटिक होंडा कंपनी है और एक पिनेकल कंपनी है। काइनेटिक होंडा कंपनी अपना बॉडी का कवर, एक्टिवा बोल दें अपन, काइनेटिक होंडा बोल दो, एक्टिवा बोल दो, ताकि अभी आपके एक्टिवा की बात कर दें, एक एग्जांपल में ले रहा हूं। और मान लो कि एक्टिवा अपना बॉडी का कवर जो आगे के मडगार्ड वगैरह है, जो इंजन के चेचिस कवर वगैरह है, वो पिनेकल से बनवाती है। काइनेटिक होंडा इसको मटेरियल भी सप्लाई कर रही है, प्लस ये बोल रही है कि आप इसको इसी स्पेसिफिकेशन में बना के देना, यही स्पेसिफिकेशन में बना के देना। और पिनेकल कंपनी को काइनेटिक होंडा एक्टिवा कंपनी अपनी तरफ से लोहा, पार्ट्स सब दे रही है और स्पेसिफिकेशन दे रही है कि ऐसा शेप बना के देना, और पिनेकल कंपनी उसको बना के वापस काइनेटिक होंडा को देती है। तो जब काइनेटिक होंडा उसको पेमेंट करती थी, जब काइनेटिक होंडा उसको पेमेंट करता था, तो वो प्योरली जॉब वर्कर कहलाता था। मतलब पिनेकल कंपनी इज द जॉब वर्कर। पिनेकल कंपनी काइनेटिक होंडा के बिहाफ पर लोहे से बॉडी मडगार्ड बनाता है, वो लोहा भी काइनेटिक होंडा पिनेकल को देता है। पिनेकल कंपनी के पास वो मशीन है जिससे उसका शेप धारण होता है। पिनेकल कंपनी को अपने पास से कोई लोहा मटेरियल नहीं लाना पड़ता है, बस वो तो शेप देता है। पिनेकल कंपनी इज द जॉब वर्कर, और वो जो काम करके देता है काइनेटिक होंडा उसको पेमेंट देता है। काइनेटिक होंडा जब उसको पेमेंट करता है तो वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के तहत पेमेंट करेगा, क्योंकि काइनेटिक होंडा और पिनेकल में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि तू मेरा काम करेगा। इसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और यहाँ पे पिनेकल कंपनी एक जॉब वर्कर कहलाता है। अब काइनेटिक होंडा जब पिनेकल कंपनी को पेमेंट करेगा तो टीडीएस काटेगा 194C में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के तहत। पर अगर मान लो, अगर मान लो कि काइनेटिक होंडा ने पिनेकल को सिर्फ स्पेसिफिकेशन दिया है, मटेरियल नहीं दिया है, मटेरियल नॉट गिवन, और पिनेकल मटेरियल खुद ला रहा है लोहा हुआ, और पिनेकल खुद मटेरियल ला रहा है लोहा हुआ, तो ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता था। तो ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता था, नॉट कवर्ड था और नो टीडीएस था, क्योंकि ये एक तरह से तो परचेज एंड सेल हो गया। मतलब पिनेकल ने खुद ने मटेरियल खरीदा और खुद ने काइनेटिक को बेचा, तो दैट वुड नॉट बी कवर्ड अंडर 194C, और उस पे 194C नहीं लगता था। मतलब अगर काइनेटिक होंडा ने मटेरियल भी दिया और स्पेसिफिकेशन भी बताया और पिनेकल ने काम करके दिया तो ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में आता था और 194C अट्रैक्ट होता था। पर अगर काइनेटिक ने अगर मटेरियल नहीं दिया और मटेरियल पिनेकल ने खुद ने खरीदा और पिनेकल अब उस मटेरियल से
सिर्फ स्पेसिफिकेशन के अनुसार शेप बना के काइनेटिक को सप्लाई कर रहा है तो इसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान के इसे परचेज सेल मानते थे और उस पर टीडीएस नहीं आता था। अब इसमें अमेंडमेंट क्या हुआ, ये पहले का रूल था, अब इसमें अमेंडमेंट क्या हुआ। अमेंडमेंट 2020-21 प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर 21-22 एंड ऑनवर्ड में ये हुआ कि अभी तक मटेरियल काइनेटिक होंडा ही देता था तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में आता था। अब काइनेटिक होंडा ने टीडीएस को बचाने का एक टेक्निक अपनाया कि काइनेटिक होंडा खुद मटेरियल नहीं दे रहा है पर अपने किसी रिलेटिव से मटेरियल दिलवा रहा है, अपने किसी रिलेटिव से मटेरियल दिलवा रहा है, अपने किसी रिलेटिव से मटेरियल दिला रहा है, रिलेटिव सप्लाई द मटेरियल, और वो रिलेटिव बिजनेस प्रोफेशन के सेक्शन 48(2) की डेफिनेशन में आ रहा है। इफ मटेरियल इज नॉट सप्लाइड डायरेक्टली बट मटेरियल इज सप्लाइड बाय द रिलेटिव ऑफ द सप्लायर, तो क्या इस पर 194C अट्रैक्ट होगा, क्योंकि डायरेक्टली काइनेटिक होंडा ने तो मटेरियल सप्लाई नहीं करा, किसी काइनेटिक होंडा के रिलेटिव जो सेक्शन 48(2) ने मटेरियल सप्लाई करा पिनेकल को, तो क्या पिनेकल इसे परचेज और सेल में बोल के टीडीएस से बाहर होती थी? अभी तक तो बाहर होती थी, क्योंकि पिनेकल बोलता था कि मैंने तो खरीदा है XYZ से, ये कोई काइनेटिक ने तो मुझे मटेरियल नहीं दिया है तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ रहा हूं। तो अमेंडमेंट हुआ कि अगर कोई मटेरियल काइनेटिक होंडा जैसी कंपनी जो मेन कंपनी है उसने दिया हो या उसके रिलेटिव ने दिया है तो उसे भी 194C के कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन में शामिल किया जाएगा और उस पर भी टीडीएस काटना जरूरी होगा पेमेंट पर। पहले यहां पे रिलेटिव द्वारा किया गया सप्लाई को वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं किया जाता था, अब यह रिलेटिव द्वारा सप्लाई करने वाली चीज को भी अपने द्वारा ही सप्लाई किया गया मटेरियल मान के वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा में रख लिया गया है। और ऐसी दशा में अब जो पेमेंट काइनेटिक होंडा पिनेकल को स्पेसिफिकेशन बनाने का देगी उसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में मानकर 194C में कवर कर उस पर भी टीडीएस काटा जाएगा। तो दोस्त इसमें बेसिकली 3 अमेंडमेंट हुए। पहली बात तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा में इफ मटेरियल इज सप्लाइड बाय रिलेटिव अंडर सेक्शन 48 सबसेक्शन 2 then it is also covered under section 194C and in that case TDS provision would be applicable। दूसरी बात, स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन जो पेमेंट कर रहा है उसकी ऑडिट होती हो इंडिविजुअल और एचयूएफ में तो उसे टीडीएस काटना है। और तीसरी बात, जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो कोविड डेट पर अगर पेमेंट कर रहे हैं तो 25% रिडक्शन करके एक का 0.75, दो का 1.5% टीडीएस काटा जाएगा। चौथी बात, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन को समझना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब दो व्यक्तियों के बीच में एक एग्रीमेंट जिस पर हम आपके साथ अनुबंध करते हैं कि आप हमारा ये काम करोगे, हम आपका ये काम देंगे और हम आपको पेमेंट करते रहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट के तहत सिंगल पेमेंट करा 30,000 से ऊपर है टीडीएस लायबिलिटी, साल भर का पेमेंट करा 1 लाख से ऊपर करा टीडीएस की लायबिलिटी, टीडीएस की लिमिट 30,000 1 लाख और रेट ऑफ टीडीएस 1% या 2%। तो बहुत सारी बात 194C पे, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी सेक्शन बड़ा कीमती। 194C इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं मानता हूं मेरे दोस्तों बच्चों के लिए टीडीएस का चैप्टर और इतने सारे रूल, इतनी सारी रेट, इतने सारे प्रोविजन, इतने सारे एक्सेप्शंस याद करना डिफिकल्ट है, पर मैं इसीलिए लिख रहा हूं ताकि आपको नोट्स का टेंशन नहीं हो और आप खुद भी लिखते चलो, क्योंकि इनको 2-3 बार पढ़ोगे तो धीरे धीरे याद होना चालू होंगे, नहीं तो भूल जाते हैं। ओवरलैपिंग भी होती है, पर मैं आपको इसीलिए मॉड्यूल या बुक के नोट्स बोल ही नहीं रहा हूं क्योंकि वो इतना बिखरा हुआ है कि पता नहीं चलता। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा उनको पढ़ना जरूर चाहिए, लेकिन उनकी समरी बना के मैं खुद लिख रहा हूं।
उनकी समरी बना के मैं खुद लिख रहा हूं, चार्ट बना के मैं खुद लिख रहा हूं, ताकि की पॉइंट आपके पास हैंड रिटन नोट्स में हो। ये आपको एग्जाम टाइम में बहुत मदद करेंगे और आप मुझे बोलोगे कि सर वो नोट्स ही काम आए एग्जाम टाइम में, जो की पॉइंट हम याद रख पाए। ये रहा, उम्मीद करता हूं कि आप लिखते भी चल रहे होंगे। मैं बोलता भी चल रहा हूं, लिखता भी चल रहा हूं। फिर अपने हिसाब से अपने की पॉइंट जरूर बनाना चाहिए, अपने हिसाब से अपने की पॉइंट जरूर बनाना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, देने वाला व्यक्ति कौन, लेने वाला व्यक्ति कौन, लिमिट क्या, रेट क्या, एक्सेप्शंस क्या, क्या क्या टीडीएस में आपको पॉइंट हेडिंग में बनाना चाहिए। सेक्शन, नेचर ऑफ पेमेंट, किस नेचर का पेमेंट, उसकी डेफिनेशन, सोर्स कौन है, पेमेंट करने वाला कौन है, रिसीवर कौन है, लिमिट क्या है, कितनी लिमिट तक नहीं काटना है, रेट क्या है, और एक्सेप्शंस ये बोल दो या एग्जम्पशंस बोल दो। इन हेडिंगों पे अगर आप टीडीएस का चार्ट बनाओगे कॉपी में, तो जीवन भर मेरे को दुआएं देते रहोगे। मैं जब पढ़ता था तो ऐसे ही बनाता था, और पढ़ाता हूं तो भी ऐसे ही बनाता हूं। सब आ गया। सेक्शन कौन सा लग रहा है, किस नेचर का पेमेंट है, सोर्स, पेमेंट देने वाला कौन है, रिसीवर कौन है, कितनी लिमिट से ऊपर पे टीडीएस काटना है, क्या रेट काटना है, और कब नहीं काटना है। एक्सेप्शंस मतलब कब नहीं काटना है। एक्सेप्शंस बोल दो या एग्जम्पशन बोल दो, दोनों के वर्ड अलग अलग हैं, पर अर्थ इस चैप्टर में एक निकल रहा है। एक्सेप्शंस मतलब कब नहीं काटना है, और एग्जम्पशन मतलब छूट। तो एक बड़ा भारी सेक्शन कंप्लीट हुआ मेरे यारों, जिसका नाम है पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। अब दो तीन छोटे छोटे से सेक्शन जो बहुत कीमती नहीं पर पढ़ना जरूरी, दो तीन चार छोटे छोटे से सेक्शंस जो बहुत कीमती नहीं, राइट। 194C कीमती था, अब दो तीन चार छोटे छोटे सेक्शन जो बहुत ज़्यादा काम के नहीं। चले दोस्त, आगे बढ़ते हुए अपने कदम, आगे बढ़ते हुए अपनी बातें। सेक्शन 194D, ये सब 194 पे चलते हैं, 192 से 194। इंश्योरेंस कमीशन, अगर आप इंश्योरेंस एजेंट हो और आपको 15,000 से ऊपर का कमीशन मिल रहा है, तो सामने वाली कंपनी आपको पेमेंट करते समय आपका 5% टीडीएस काटेगी। तो सेक्शन हो गया पेमेंट फॉर इंश्योरेंस कमीशन। पेमेंट फॉर इंश्योरेंस कमीशन, लिमिट कितनी है, 15,000, और रेट कितनी है, 5%, कोविड डेट पर 3.75%। कोविड डेट 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021। ये रूल सिर्फ प्रीवियस ईयर 2021 के लिए है, 21-22 प्रीवियस ईयर में कोई टेंशन नहीं। अगर आप इंश्योरेंस एजेंट हो और आपका 15,000 से ऊपर का कमीशन बनता है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट करते समय आपका 5% टीडीएस काटेगी, और आपको कोविड डेट पर पेमेंट कर रहा है तो 3.75% टीडीएस काटेगी। दिस इज एन शॉर्ट समरी। दोस्त 194DA, पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ LIC पॉलिसी।
LIC पॉलिसी क्या होता है? जनरली LIC का जब पेमेंट होता है, जनरली जब LIC when LIC matured right, or and payment received, then it is exempt अंडर सेक्शन 10D में. सो नो TDS. जनरली जब LIC मैच्योर्ड होती है, जब आपकी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से पॉलिसी का टेनर हो जाता है और आपकी LIC मैच्योर्ड हो जाती है और आपको LIC से मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है, तो जनरली वो पैसा आपको जो मिलता है वो सेक्शन 10D में एग्जम्प्ट होता है. ये बात याद रखना दोस्त, क्योंकि आप सबके पेरेंट्स, आप सब ने अपनी LIC करवा रखी है और जब भी वो LIC का पैसा मिलता है तो सेक्शन 10D में वो पैसा एग्जम्प्ट होता है. पर कई बार अगर आपने सेक्शन 10D की कंडीशन पूरी नहीं करी, मैच्योरिटी के पहले सरेंडर करवा दी और आपको LIC से पेमेंट मिल रहा है और 1 लाख से ऊपर का अगर पेमेंट मिल रहा है इंक्लूडिंग बोनस एक्सेट्रा सब कुछ, तो LIC फिर आपको पेमेंट करते समय 5% का TDS काटेगी. अगर पेमेंट 1 सितंबर 2019 के बाद करा है तब तो अपन 19 के बाद ही, और अगर 19 के पहले करा होता तो फिर वो 1% TDS था. तो मैं लिखता हूं सेकेंड पॉइंट, इफ सेक्शन 10D condition are not fulfilled, and amount received from LIC including bonus लिमिट 1 लाख से ऊपर, TDS रेट, if payment is received before 31/8/19 तो रेट 1%. if payment is received 1/9/2019 onward, then TDS rate 5%. कोविड डेट 3.75%. मतलब अगर आपने LIC में पॉलिसी कराई है और उसका पैसा आपको मैच्योरिटी पे रिफंड मिल रहा है, तो आप मान के चलना 99% वो पैसा आपको जो मिल रहा है वो सेक्शन 10D की रिक्वायरमेंट के अनुसार एग्जम्प्ट होता है. पर अगर आपने सेक्शन 10D की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करी, मतलब बीच में सरेंडर कर दी, तोड़ दी, एंड यू आर रिसीविंग द पेमेंट फ्रॉम द LIC मोर देन 1 लाख, तो LIC आपका TDS काटेगी. पेमेंट अगर 1 सितंबर 2019 के बाद मिला, यही लगेगा, तो आपका 5% TDS, और अगर कोविड डेट के बीच में मिला है पेमेंट तो 3.75% का TDS काटा जाएगा. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पर फिर भी पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ LIC पॉलिसी. सर ये चैप्टर ऐसा नहीं लग रहा है कि बर्डन हो रहा है, याद करना मुश्किल है तो सही, पर करना तो है. कितने क्वेश्चन आएंगे इसमें से? 1 5 नंबर का. बूंद बूंद से घड़ा भरता है दोस्त, करना तो है. प्रैक्टिकल लाइफ में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का रोल. (194E) पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स एसोसिएशन.
अगर कोई फॉरेन का खिलाड़ी हमारे यहाँ या इंडिया में खेलने आता है और हम उसको पेमेंट करते हैं, राइट, कोई भी रिकी पॉन्टिंग आ गया, कोई भी फॉरेन का खिलाड़ी, आप क्रिकेट में देखते हो कोई भी प्लेयर अगर इंडिया में मैच खेल रहा है और उसको पेमेंट इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कर रही है तो उसका टीडीएस काटेगी कि नहीं? यस, काटेगी। कोई भी स्पोर्ट्स हो, नॉट ओनली क्रिकेट, पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट होना चाहिए, स्पोर्ट्समैन होना चाहिए, या हमने किसी स्पोर्ट्स एसोसिएशन को पेमेंट कराओ, भाई उसकी कोई एसोसिएशन है उसको पेमेंट कर रहे हो, डायरेक्ट नहीं कर रहे हो, तो इसमें हम उसको जितना भी पेमेंट कर रहे हैं, नो लिमिट, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, 1 रुपये भी पेमेंट करो तो टीडीएस की रेट है 20.8%। इसमें कोविड डेट से कोई फर्क नहीं है, कोविड डेट नो रिलेशन, कोविड डेट का कोई अंतर नहीं है इसमें, देयर इज नो रिलेशन ऑफ कोविड डेट, कोविड डेट से कोई फर्क नहीं, कोविड डेट पे करो तो भी यही है। मतलब अगर हमने किसी एनआरआई को जो स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्स एसोसिएशन के रूप में है, उसको पेमेंट करा है, तो आप जो भी पेमेंट कर रहे हो उसका 20.8% यू हैव टू डिडक्ट द टीडीएस। अगर आपने किसी नेशनल सेविंग स्कीम के तहत पैसा जमा करा है, पेमेंट करा है, सेक्शन 194EE, ये बहुत काम के नहीं है, सिर्फ सुन के याद रखना है, सुन के याद रखना है। पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट अंडर नेशनल सेविंग स्कीम, अगर आपने नेशनल सेविंग स्कीम के तहत कोई पैसा जमा किया है और लिमिट 2,500 से ऊपर का करा है तो टीडीएस की रेट है 10%, कोविड डेट पर 7.5%। नॉट सो इंपॉर्टेंट सेक्शन 194EE। अगर आपने कोई नेशनल सेविंग स्कीम के तहत कोई पैसा जमा किया है, डिपॉजिट करा है 2,500 से ऊपर, तो डिपॉजिट करते समय 10% टीडीएस, सामने वाला जब पेमेंट करेगा तो 10% टीडीएस काटेगा। नेशनल सेविंग स्कीम में पैसा जमा करता वो जब पेमेंट करेगा तो 10% टीडीएस काटेगा। कोई स्पोर्ट्समैन को हमने पैसा दिया है एनआरआई को 20.8%, इस पे एक्चुअल में होती 20% रेट और 4% सेस, तो 20.8 हो गया। 194DA LIC मैच्योर्ड, इंश्योरेंस के एजेंट हो आप, इंश्योरेंस कमीशन है 194D 15,000 से ऊपर पे 5%। अभी तक मैंने आज जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए, जितने भी सेक्शन पढ़ाए, उनमें 194C इज इंपॉर्टेंट। मैंने अभी तक पढ़ाया 194C, 194D, 194DA, 194E, 194EE, 194EE। जी 194G क्या कहता है? 194G कहता है कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट। कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट का मतलब ये होता है कि आपने लॉटरी की टिकट बेची और उस पर आपको कमीशन मिला,
अगर आपने कमीशन लॉटरी की टिकट बेचने पर आपको कोई कमीशन मिलता है तो उसकी लिमिट है 15,000 रुपये और उस पर टीडीएस की रेट है 5%। मतलब अगर आपने कमीशन लॉटरी की टिकट बेचने पर आपको मिल रहा है, आप एजेंट हो और आपको सरकार लॉटरी की टिकट बेचने पर अगर आपको कमीशन दे रही है और आपका कमीशन का अमाउंट 15,000 से ऊपर है, तो कमीशन पर पेमेंट देने वाला लॉटरी की टिकट जो चलाते हैं वो आपको जो कमीशन दे रहा है वो आपका टीडीएस काटेगा। और दोस्त अब आ रहा है फिर एक खतरनाक सेक्शन, कीमती सेक्शन। अब 2, 3, 4 सेक्शन लाइन से आपके लिए बहुत अच्छे आएंगे। अब 4 सेक्शन लाइन से बहुत अच्छे आने वाले हैं। 4 सेक्शन लाइन से बहुत अच्छा। स्टार सेक्शन 194H, जनरल कमीशन और ब्रोकरेज। आप किसी की दुकान पे कमीशन एजेंट हो, आप कोई दलाली करते हो और उस पे कमीशन की इनकम प्राप्त करते हो, तो लिमिट है 15,000 की और टीडीएस की रेट है 5%, कोविड डेट पर 3.75%। पर इसमें समझना है जरूरी, राइट। अब इसमें सबसे पहले समझना है, अगर आप किसी की दुकान पे कमीशन एजेंट हो और आप उससे कमीशन वगैरह लेते हो, उसका माल बिकवाते हो, उसका काम करवाते हो, उसको ग्राहक देते हो और आपको कमीशन मिलता है 15,000 से ऊपर कमीशन आता तो सामने वाला 5% टीडीएस काटेगा। पर सोर्स जो होना चाहिए, मतलब पेमेंट देने वाला व्यक्ति वो स्पेसिफाइड व्यक्ति होना चाहिए। और स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन मैं 194A 194C में बता चुका हूं। अगर वो इंडिविजुअल और एचयूएफ है, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ है, तो उसकी ऑडिट होना चाहिए, ऑडिटेड हो बिफोर प्रीवियस ईयर, याद है। और अगर अदर देन इंडिविजुअल है, अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, ऑलवेज उनको ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं। तो इंपॉर्टेंट है, यदि कोई व्यक्ति जो सोर्स जो पेमेंट देता है वो इंडिविजुअल और एचयूएफ है और उसकी अगर बिफोर प्रीवियस ईयर ऑडिट होती है, उसका बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर हो या प्रोफेशन की रिसीव 50 लाख से ऊपर हो और उसकी प्रीवियस ईयर के पहले वाले साल में ऑडिट होती हो, तो उसे पेमेंट देते समय टीडीएस काटना पड़ेगा। मतलब जो व्यक्ति पेमेंट कर रहा है उसकी ऑडिट होनी चाहिए अगर वो इंडिविजुअल और एचयूएफ है, और अदर देन इन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो ऑलवेज उसमें ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। कितना पेमेंट कर रहा है वो कमीशन और उसका 15,000 तक करता है तो कोई टीडीएस नहीं, 15 से ऊपर करता तो 5% टीडीएस, कोविड डेट पर 3.75%, जनरल कमीशन माल बेचने, सेवाएं देने, ग्राहक लाने पर कमीशन, ब्रोकरेज। एक्सेप्शंस कब टीडीएस नहीं काटा जाएगा, एक्सेप्शंस कब टीडीएस नहीं काटा जाएगा, व्हेन नो टीडीएस डिडक्ट, कब टीडीएस नहीं काटा जाएगा। पहला पॉइंट आपके सामने, कमीशन गिवन टू BSNL एंड MTNL एजेंट। BSNL टेलीफोन कनेक्शन या MTNL टेलीफोन कनेक्शन के एजेंट को अगर कोई कमीशन दिया तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा। और सेकेंड, इफ दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल, एक मिनट दोस्त,
चलें दोस्त, this provision, this section is not applicable. This section is not applicable to professional services. जो अंडर सेक्शन मेंशन अंडर सेक्शन 44 डबल ए, मतलब 44 डबल ए में जो मेंशन है उन पे नहीं लगेगा. दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल. ये सेक्शन आपका 44 डबल ए पे नहीं लगेगा. चेक कर लो दोस्त. तो अगर मैं पूरा आपके सामने एक साथ रख दूं इसको तो क्या होगा, चेक कर लें जरा. 194H स्पेसिफाइड पर्सन पर लगता है. स्पेसिफाइड पर्सन मतलब इंडिविजुअल एचयूएफओ की ऑडिट होती हो, मतलब अगर प्रीवियस ईयर 20-21 है तो 19-20 में उसकी ऑडिट होना चाहिए. ऑडिट तब होगी जब 1 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर हो, और प्रोफेशनल हो तो 50 लाख से ऊपर की रिसिप्ट हो. अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ में ऑलवेज टीडीएस कैटेगरी में कोई लिमिट नहीं है. 15,000 से ऊपर का कमीशन ब्रोकरेज दिया हो 5% टीडीएस काटेंगे. कोविड डेट पर 3.75. बीएसएनएल एमटीएनएल के एजेंट पर टीडीएस नहीं काटेंगे. और 44 डबल ए के सेक्शन पर प्रोफेशनल सर्विसेज पर भी नहीं काटेंगे. चलें दोस्त, अगला पॉइंट. सेक्शन 194I रेंट पर. अच्छा, ये भी स्पेसिफाइड पर्सन काय पे लगता है. पहले पेमेंट फॉर रेंट का पेमेंट कौन कर रहा है? स्पेसिफाइड व्यक्ति ने. स्पेसिफाइड पर्सन मतलब वो इंडिविजुअल और एचयूएफ, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ audited before previous year and other assessee always. स्पेसिफाइड पर्सन ने अगर किसी रेसिडेंट को कोई रेंट का पेमेंट करा है, क्या मतलब क्या हुआ? मान लो मेरा एक मकान मैंने किसी कंपनी को किराए पे दिया, उस कंपनी ने अपने किसी मैनेजर को रहने के लिए दे दिया होगा, वो अलग बात है. या मैंने मेरी एक फैक्ट्री किसी कंपनी को किराए पे दी, या मैंने मेरी प्लांट मशीनरी फर्नीचर इक्विपमेंट किसी कंपनी को किराए पे दी, या मैंने किसी इंडिविजुअल एचयूएफ को किराए पे दी और उनकी ऑडिट होती हो और वो लोग मुझे पेमेंट कर रहे हो लिमिट साल भर की 2,40,000 रुपये पर ईयर, उससे ज़्यादा पेमेंट कर रहे हो तो सामने वाला मेरा टीडीएस काटेगा. अब वो टीडीएस के लिए क्या किराए पे दिया है, क्या किराए पे दिया है? अगर प्लांट एंड इक्विपमेंट है तो 2% और कोविड डेट पर 1.5%, और अदर देन प्लांट एंड इक्विपमेंट है, अदर देन प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट, यहाँ पे प्लांट मशीनरी भी आ गया और इक्विपमेंट भी आ गए. इक्विपमेंट भी ले लेना दोस्त. प्लांट मशीनरी ऑब्लिक इक्विपमेंट मतलब प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट दिया होता, और अदर देन प्लांट मशीनरी एंड इक्विपमेंट मतलब इसमें क्या आ गए? जनरली हाउस प्रॉपर्टी तो 10%, और कोविड डेट है
तो 7.5%। एग्जाम्पल, मैंने अपनी प्लांट मशीनरी किसी इंडिविजुअल एचयूएफ को किराए पे दी जिसकी ऑडिट होती हो, उसने मुझे साल भर का 2,50,000 का पेमेंट हुआ। सामने वाला मुझे पेमेंट करते समय 2% टीडीएस काटेगा, कोविड डेट पे कर रहा है तो 1.5%। अगर मैंने मेरा मकान किसी कंपनी को किराए पे दिया, उस कंपनी ने उसमें अपनी फैक्ट्री चलाई, अपने स्टाफ को स्टाफ क्वार्टर्स के रूप में दिया, एंड दे आर गिविंग द पेमेंट ऑफ ₹3 लाख, तो 10% टीडीएस काटेंगे। तो 194I इज रिलेटेड टू द रेंट पेमेंट। अगर रेंट का पेमेंट 2,40,000 से ऊपर है और प्लांट एंड इक्विपमेंट किराए पे दिए हैं तो 2%, और अदर देन प्लांट इक्विपमेंट दिए हैं तो 10%, कोविड डेट पे 25% कम, पर लिमिट 2,40,000 से ऊपर। पेमेंट देने वाला वो व्यक्ति होना चाहिए जिसकी ऑडिट होती हो। तो अभी तक हमने ऑडिट वाला स्पेसिफाइड पर्सन मतलब सोर्स, जहां भी मैं बोलूं स्पेसिफाइड पर्सन मतलब सोर्स, उस 4 सेक्शन पे लगा। 194A, 194C, 194 आपका H और 194I अभी तक, और एक और पे लगने वाला 194J प्रोफेशनल फीस पे। पहली 194I, अगर आपने रेंट का पेमेंट करा है, 2,40,000 से ऊपर का पेमेंट करा है, इफ यू आर गिविंग द पेमेंट फॉर रेंट एंड मोर देन 2,40,000, यदि आप पेमेंट कर रहे हो और मोर देन 2,40,000 का पेमेंट कर रहे हो, तो मान के चलना मेरे दोस्त, मेरे यार, आपके ऊपर टीडीएस की रेट आई 2% प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट पर, और कोविड डेट पर 1.5%। अदर देन प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट हाउस प्रॉपर्टी 10%, और कोविड डेट पर 7.5%। चेक कर ले, पेमेंट करना चाहिए स्पेसिफाइड पर्सन मतलब सोर्स मतलब देने वाले की ऑडिट होनी चाहिए। ये हर सेक्शन पे नहीं लगता, कुछ सेक्शनों पे ही लग रहा है। दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल द सेक्शंस। करेक्ट है बेटा। टीडीएस में इतने अमेंडमेंट हुए हैं कि टीडीएस का पूरा चैप्टर ही अमेंडमेंट का हो गया, कोविड डेट और बहुत सारे पॉइंट। इसलिए टीडीएस के चैप्टर को तो पढ़ के जाना बहुत जरूरी काम हो गया है। सेक्शन 194IA, पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। अगर आपने कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल आउट करा है अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, इफ यू आर सेलिंग द इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब लैंड बिल्डिंग को बेचा है, प्लॉट को बेचा है, मकान को बेचा है, और कंसीडरेशन 50 लाख से ऊपर का है, तो सामने वाला आपको पेमेंट करते समय आपका 1% टीडीएस काटेगा। इसमें पार्किंग स्पेस को भी कवर्ड किया गया है। इफ यू आर सेलिंग योर पार्किंग स्पेस इन द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग और एनी अदर हाउस प्रॉपर्टी एंड गेटिंग द अमाउंट मोर देन 50 लाख, देन सामने वाला पेमेंट करते समय टीडीएस काटेगा। पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ certain immovable property other than agriculture land, other than agriculture land,
पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। अगर आपने अपनी कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लॉट, मकान बेचा है एग्रीकल्चर लैंड के अलावा, और अगर आपने कंसीडरेशन 50 लाख से ऊपर का लिया है, लिमिट 50 लाख से ऊपर का किया है, तो उस पर रेट 1% टीडीएस की काटी जाएगी। और कोविड डेट 0.75% की होगी। पर ध्यान देना दोस्त, इसमें पार्किंग स्पेस भी शामिल है। इंक्लूड parking space but exclude parking space but exclude agricultural land। it include ये लिखिए, it include parking space but exclude agricultural land। अगर आपने अपनी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल आउट करा है, एंड यू आर रिसीविंग द कंसिडरेशन मोर देन 50 लाख, तो सामने वाला आपका पेमेंट जब करेगा, खरीदार, परचेजर, वो 1% आपका टीडीएस काटेगा सेक्शन 194IA में। सेक्शन 194IA कहता है कि अगर सामने वाले ने 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी खरीदी है, तो खरीदार 1% का टीडीएस पेमेंट देने वाले को, मतलब पेमेंट जिसको कर रहे हैं उसका टीडीएस काटेगा। कोविड डेटेड तो 0.75। इट इंक्लूड पार्किंग स्पेस बट एक्सक्लूड एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड खरीदने बेचने पर यह रूल नहीं लगेगा, पर पार्किंग स्पेस पर लगेगा। चलें दोस्त, अब यहाँ पे बहुत प्यारा एक सेक्शन इसमें कवर्ड हो रहा है, बहुत खास सेक्शन अपन लोगों के लिए कवर्ड, चार्टेड अकाउंटेंटों के लिए कवर्ड। चार्टेड अकाउंटेंटों को जो ऑडिट फीस मिलती है उस पर क्लाइंट हमारा कौन से सेक्शन में टीडीएस काटेगा? सेक्शन 194J, फी फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज। नेचर ऑफ पेमेंट, फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज। बड़ा अमेंडमेंट हुआ है इस सेक्शन में। इसमें चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी सभी जने आते हैं। उनको जो ऑडिट या जो वर्क करते हैं वो प्रोफेशनल सर्विसेज होते हैं। मेरी क्लास पे जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनका भी मैं इसी सेक्शन में टीडीएस काटूंगा, बिकॉज दे आर गिविंग द प्रोफेशनल सर्विसेज टू द क्लासेस। क्रिकेट मैच में जो एम्पायर होते हैं, कोचेस होते हैं, वो भी इसमें कवर्ड होते हैं। कमेंटेटर इसमें कवर्ड होते हैं। इवेंट मैनेजर इसमें कवर्ड होते हैं। एंकर इसमें कवर्ड होते हैं। इसमें कौन कौन कवर्ड होते हैं? यहाँ पे अपन बात करें चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी,
टीचर इफ दे आर नॉट एम्प्लॉयड, इफ दे आर नॉट एम्प्लॉय, यदि वो नौकरी नहीं कर रहे हैं, स्कूल के टीचर नहीं, प्रोफेशनल जो सेमिनार वगैरह लेते हैं, राइट, एम्पायर, क्रिकेट कोचेस या कोई भी गेम के कोचेस, स्पोर्ट्स पर्सन, इवेंट मैनेजर, कमेंटेटर, इवन कुछ खास बातें बताऊं तो इसमें रॉयल्टी भी कवर्ड होती है। रॉयल्टी, डायरेक्टर सीटिंग फीस, डायरेक्टर सीटिंग फीस भी इसमें कवर्ड होती है। कॉल सेंटर इसमें कवर्ड होते हैं, कॉल सेंटर इसमें कवर होते हैं। टेक्नीशियन इसमें कवर्ड होते हैं। टेक्निकल सर्विसेज वाले जो टेक्निकल सर्विसेज देते हैं वो कवर्ड होते हैं। तो यदि इन लोगों ने अगर इसका पेमेंट करा है, अगर इन लोगों को पेमेंट करा है तो उस पर टीडीएस की रेट होगी। अब यहां टीडीएस की रेट डिफरेंट है, डिफरेंट टीडीएस रेट है, डिफरेंट टीडीएस रेट on the basis of nature of payment, on the basis of nature of payment, different TDS rate on the basis of nature of payment। और लिमिट जनरली 30,000 है ईयरली पेमेंट, एक्सेप्ट डायरेक्टर फीस, एक्सेप्ट डायरेक्टर फीस। डायरेक्टर को आपने कितनी भी फीस दी हो उस पर कोई लिमिट नहीं है, उस पर आपको हर हालत में टीडीएस काटना है। डायरेक्टर के अलावा जिसको भी पेमेंट करा है, 30,000 रुपये तक का पेमेंट करा है, नो टीडीएस, 30,000 से ऊपर का पेमेंट करा है, आपको टीडीएस की रेट लगी। मतलब न्यू बोलूं मैं अगर इस पॉइंट को, तो डायरेक्टर सिटिंग फीस नो लिमिट, टीडीएस की रेट 10%। डायरेक्टर को जो भी आपने पेमेंट करा है, 1 रुपये भी पेमेंट करा है, 10% टीडीएस रेट। और कोविड डेट 7.5%, 7.5%। दूसरा पॉइंट, डायरेक्टर के अलावा अगर आपने कोई भी प्रोफेशनल सर्विसेज का पेमेंट करा है, प्रोफेशनल सर्विसेज में चार्टेड अकाउंटेंट की ऑडिट फीस, इसमें सीए, सीएस, टीचर, राइट, टेक्निकल कंसल्टेंट, टेक्निकल इसमें नहीं आएंगे, प्रोफेशनल सर्विसेज, टीचर। चले दोस्त, दूसरा, इनके ऊपर लिमिट 30,000, लिमिट 30,000, राइट, और यहां पे 10%, 7.5%। टेक्निकल सर्विसेज अभी अपन देते हैं, सीएस, एम्पायर वगैरह सब इसमें आ गए, एम्पायर, कोचेस सब इसमें आ गए। तीसरा, अदर रॉयल्टी, अदर रॉयल्टी चार्जेस, लिमिट 30,000, 10%, 7.5%। अब खास बात आ रही है, चौथा पॉइंट सबसे खास आ रहा है। रॉयल्टी फॉर
रॉयल्टी फॉर कंसिडरेशन फॉर, ध्यान देना, सेल ऑब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्लिक एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक मतलब अगर आपने कोई भी सिनेमेटोग्राफिक मतलब सिनेमा वाली कोई भी फिल्म जिसकी सेल करी हो, आप प्रोड्यूसर हो, आपने सेल करा हो, या आपने डिस्ट्रीब्यूशन आगे सब करा हो, टॉकीजों को दिया हो, या आपने उसकी एग्जीबिशन लगाई हो, और अगर आपने उससे ऊपर का पेमेंट, मतलब आप या तो पिक्चर को सेल करने वाले हो, या डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो, या एग्जीबिशन लगाने वाले हो, 30,000 से ऊपर का पेमेंट है 2% और 1.5%। कॉल सेंटर में अगर बात करते हो, या टेक्निकल सर्विसेज देते हो, तो भी 30,000 की लिमिट और 2% और 1.5%। ये मैंने आपको चार्ट बना दिया है कि किस टाइप का पेमेंट, कितनी लिमिट, क्या टीडीएस की रेट। डायरेक्टर सिटिंग फीस नो लिमिट 10%, प्रोफेशनल सर्विसेज, सीए, सीएस, टीचर, एम्पायर, कोचेस, राइट, इनको 30,000 से ऊपर का पेमेंट अगर आपने साल भर में करा है 10% की टीडीएस की रेट, कोविड डेट पे 7.5%। अदर रॉयल्टी चार्जेस से 30,000 की लिमिट 10%, 2%। बट अगर आपने सिनेमेटोग्राफिक की सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन करा है, कॉल सेंटर की बात है, टेक्निकल सर्विसेज है, लिमिट 30,000 है, रेट 2% है, टीडीएस की रेट 1.5%, कोविड डेट पर 1.5%। चेक कर लें दोस्त, चेक कर लें। ऑडिट फीस वगैरह सब इसी में आएगी। ऑडिट फीस वगैरह इसी में चलेगी दोस्त। ऑडिट फीस यहीं पे रहेगी आपकी, राइट। तो ऑडिट फीस के बारे में क्या बोला गया है, ऑडिट फीस इज कवर्ड हियर, चेक कर लें। तो दोस्त सेक्शन 194J इज वेरी इंपॉर्टेंट। 194J स्पेसिफाइड पर्सन पे लगता है। अच्छा, इसमें पेमेंट देने वाला व्यक्ति स्पेसिफाइड होना चाहिए। नोट, स्पेसिफाइड पर्सन ने पेमेंट करा हो रेसिडेंट को, और स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन वही जो 194A, 194C, 194H, 194I में लगी थी, वही इंडिविजुअल और HUFA पेमेंट देने वाला। तो ऑडिट होना चाहिए बिफोर प्रीवियस ईयर के पहले वाले साल में, एंड प्लस अदर असेसी ऑलवेज। अदर असेसी पर ऑडिट की लिमिट नहीं है, ये स्पेसिफाइड व्यक्ति होते हैं। तो अगर स्पेसिफाइड पर्सन है और उन्होंने अगर किसी रेसिडेंट को इस लिमिट से ऊपर का पेमेंट करा है, तो उनको टीडीएस काटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनके ऊपर टीडीएस की जवाबदारी बनती है। तो दोस्त, ये रहा आपके लिए बहुत ज़्यादा सेक्शनों के साथ आज का करीबन 9 से 10 सेक्शन मैंने पढ़ाए। आप उम्मीद करूंगा कि इन्हें याद करेंगे। आज मैंने पढ़ाया पेमेंट 194C, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, फिर 194 आपको डी, पेमेंट फॉर इंश्योरेंस कमीशन, राइट। 194D पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ LIC पॉलिसी मैच्योर्ड। 194E स्पोर्ट्समैन जो NRI है। 194EE जो आपने नेशनल सेविंग स्कीम में जमा करा वहाँ से पेमेंट मिला है। 194G लॉटरी टिकट बेची, उसका कमीशन मिला, यू आर द एजेंट ऑफ लॉटरी टिकट सेलर। 194H जनरल कमीशन, सामान्य कमीशन और ब्रोकरेज 15,000 से ऊपर 5%। स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन 194A में लगी, C में लगी, H में लगी, I में लगी और J में लगी। 194A, 194C, 194 आपका
H, 194I, 194J, 194A आपका जो था वो इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, 194C पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, 194H कमीशन ब्रोकरेज, 194I पेमेंट फॉर रेंट, 194J पेमेंट फॉर प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज। अगर आपने किसी प्रोफेशनल क्वालिफाइड टेक्निकल सर्विसेज से ली है तो वो था 194H कमीशन ब्रोकरेज, 194I पेमेंट फॉर रेंट, अगर आपने रेंट का कोई पेमेंट करा है और जो पेमेंट दे रहा है वो स्पेसिफाइड व्यक्ति है, 2,40,000 से ऊपर का पेमेंट है, प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट दिया है किराए पे 2%, कोविड डेट पर 1.5%, और अगर अदर देन प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट हाउस प्रॉपर्टी किराए पे दी 10%। 194IA अगर आपने कोई मकान बेचा है, प्लॉट बेचा है, 50 लाख से ऊपर का कंसिडरेशन है, सामने वाला 1% TDS काटेगा। एग्रीकल्चर लैंड इसमें कवर्ड नहीं है। 194J पेमेंट फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, आपने किसी CA से ऑडिट करवाई है, आपने उसको पेमेंट करा है, आप साल भर में 30,000 से ऊपर का पेमेंट करते हो, सामने वाले का TDS काटोगे, डायरेक्टर को सिटिंग फीस दिए, टेक्निकल सेवाएं दिए, रॉयल्टी की बात कर रहे हो, राइट, रॉयल्टी फॉर सेल ऑफ सिनेमेटोग्राफी, इन सब चीज़ों को इसमें कवर्ड किया गया है। किस पे क्या लिमिट है, किस पे क्या TDS की रेट है, वही है। पेमेंट देने वाला व्यक्ति आपका स्पेसिफाइड व्यक्ति होना चाहिए, पेमेंट देने वाला व्यक्ति आपका स्पेसिफाइड व्यक्ति होना चाहिए। पेमेंट देने वाला व्यक्ति अगर स्पेसिफाइड व्यक्ति है तो TDS काटेगा, और अगर स्पेसिफाइड व्यक्ति नहीं है तो TDS नहीं काटेगा। थोड़े बहुत सेक्शन और बचे हैं दोस्त, जो हम अगले लेक्चर में लेंगे, और अगले लेक्चर में लेकर फिर हम इस चैप्टर को भी पूर्ण विराम देने की कोशिश करेंगे। राइट, थैंक यू।